एक जोरदार प्रहार के साथ घर के आईने को तोड़ते हुए मैं जोर से चिल्लाते हुए बोला, पागल हो गया है तू? कम से कम तू मुझे तो देख। एक आईना ही तो होता है जो कभी झूठ नहीं बोलता, और तेरे भी नखरे हो रहे हैं। सपना भागते हुए आई और टूटे हुए शीशे को हैरानी से देखते हुए मम्मी को आवाज लगाते हुए बोली, माँ, कोई भी नहीं है कमरे में, और ये शीशा पता नहीं कैसे टूट गया। बिल्ली होगी, कोई बेड के नीचे छिप गई होगी, ध्यान से देख। मम्मी ने अंदर से आवाज दी। सपना ने बिल्ली का नाम सुना तो ऐसे डर के भागी कि मुझे भी हंसी आने लगी। मैं उसके पीछे भागते हुए गया। अरे नहीं है बिल्ली, कहाँ भाग रही है? सपना भागते भागते रुक गई और अजीब सहूलियत के साथ पीछे मुड़कर देखा, जैसे सब कुछ सुन लिया होगा। मैं खुश हो गया, मुझे लगा कोई तो मुझे सुन पा रहा है। सपना, मैं हूँ तुम्हारा सूरज। हाँ सपना, मैं तुम्हारा सूरज, कहते हुए मैं सपना की तरफ गया। सपना मेरे लिए नहीं रुकी थी। दरवाजे पर उसकी चुन्नी फंस गई थी। वो अब वापस दरवाजे के पास आने में आलस करते हुए कुंडी में फंसे दुपट्टे को दूर से ही झटका देकर निकलने की कोशिश करने लगी। मैंने दरवाजे के पास जाकर धीरे से उस दुपट्टे को दरवाजे से निकाला और धीरे धीरे उसके पास ले जाने लगा, लेकिन उसने मेरे पास पहुंचने का इंतजार बिना किए किचन की तरफ दौड़ लगा ली। मैं भी दुपट्टे का दूसरा छोर पकड़े उसके पीछे पीछे भागने लगा। सपना और उसकी लहराती चुनरी किचन में माँ के पास पहुंची। तेज भागने की वजह से किचन में भी ब्रेक नहीं लगा और जा माँ से टकरा गई। मैंने अपना माथा ठनका, अब तो खाएगी ये डांट, बावली लड़की। ये तो भला बिल्ली से इतना कौन डरता है? क्या हो गया तुझे? ऐसे क्या भाग रही है? बिल्ली ही होगी, कोई बाघ तो है नहीं, माँ ने कहा और अपनी बहू को संभालते हुए हंसने लगी। पूरा शीशा टूट गया है, पता नहीं कैसे। जरूरी थोड़ी ही बिल्ली ही होगी, सपना बोली। तू फौजी की बीवी होकर इतनी डरपोक क्यों है? छिपकली, कॉकरोच और चूहे तो जैसे कोई आतंकवादी है तेरे लिए, और कारतूस लेकर तेरे पीछे भाग रहे होंगे। हाँ, आ जाएगा सूरज तो बोल देना कि पहले घर के आतंकवादियों का सफाया करो, बॉर्डर के तो करते ही रहते हो, माँ बोली। सपना भी हल्की मुस्कुराहट के साथ चूल्हे में चढ़ाई खीर को चम्मच से हिलाने लगी। कितनी खुशी है दोनों में मेरे आने की, और मैं सुबह से थक गया दोनों को ये बताते बताते कि मैं आ गया हूँ। कब से तो आगे पीछे घूम रहा इनके, लेकिन नहीं, इनको मुझसे कोई मतलब नहीं। मेरे लिए पकवान बनाने से मतलब है। तू इसको मत हिला, जाकर फोन कर सूरज को। कल रात को हुई थी बात तो बोल रहा था सुबह 8 बजे तक आ जाऊंगा, नाश्ता तैयार रखना। 8:45 बज गए हैं, माँ ने कहा। सुबह से 4 बार कर लिया फोन, लेकिन वो नहीं उठा रहे हैं। मेरे तो गुड मॉर्निंग का भी जवाब नहीं दिया। आने दो उनको आज, मैं तो बात भी नहीं करूंगी, सपना ने कहा। सोया होगा गाड़ी में, जाम लगा होगा, जानबूझकर थोड़ी इग्नोर करेगा। तू एक बार और कर फोन, जा मेरे फोन से कर ले, माँ ने कहा। सपना ने फ्रिज के ऊपर से माँ का फोन उठाया और मेरा नंबर डायल करते हुए मिलाने लगी। मैं मुस्कुराते हुए सोचने लगा कि सपना को मेरा नंबर याद रहता है। वो अपने फोन से भी मुझे नंबर डायल करके फोन करती है, जबकि नंबर सेव रहता है और कॉल हिस्ट्री में भी पहले या दूसरे नंबर पर रहता है। फिर भी आदत से मजबूर है। घंटी जा रही है, लेकिन उठा नहीं रहे हैं। घंटी की आवाज सुन मैंने जेब को टटोला तो मेरे जेब में फोन नहीं था। संदेशे आते हैं वाले गाने की सीटी मुझे इतनी पसंद थी कि मैंने रिंगटोन पर वही लगाया था। शायद मेरे फौजी होने का भी एक कारण यही था।
और उस गाने से मुझे बहुत लगाव था। फोन की रिंगटोन की आवाज गूंज रही थी एक सुनसान जंगल में। मोबाइल जमीन पर हल्की धूप घास से ओस की बूंदों को ओढ़े हुए वाइब्रेट कर रहा था और उसके थोड़ी ही दूर एक गाड़ी का एक दरवाजा अध जला हुआ था और कांच के काले टुकड़े थे और पास ही एक गाड़ी के पहिए में अब तक आग लग रही थी। रिंगटोन की आवाज कानों में गूंज रही थी क्योंकि मैं अभी तक मोबाइल के पास जा चुका था। मोबाइल के पास जलती हुई गाड़ी और झाड़ियों में फंसी कुछ लाशों को देखकर मैं हैरान था। मोबाइल को पास जाकर देखा तो मेरी माँ का फोन आ रहा था और मैं जानता था कि मेरी पत्नी सपना कर रही है। उन्हीं लाशों में खुद को देखकर मैं चिल्लाया, नहीं, मेरी नहीं। बोलने की आवाज पूरे इलाके में गूंजी थी, वो भी सिर्फ मेरे लिए। मैं चारों तरफ गर्दन घुमाते हुए धीरे से खुद की लाश के पास बैठ गया और उसे उठाने लगा, उसके सीने को मलने लगा ताकि श्वास वापस आ सके, लेकिन ये असंभव कार्य था। मैं हिम्मत हार चुका था। एक तरफ सपना और माँ दोनों को मेरा इंतजार था और दूसरी तरफ मेरी गाड़ी का ब्लास्ट हो चुका था। मेरी तो नहीं, लेकिन सरकारी गाड़ी थी जिसमें मैं और मेरे 5-6 और साथी थे। शायद गाड़ी सड़क से नीचे गिर गई थी। मैं रात से उस वक्त को याद करने लगा जब हम एक साथ बॉर्डर के पास लगे कैंप से अपनी छुट्टी अप्रूव करके लौट रहे थे। सारे भाई लोग भी उतने ही खुश थे जितने हम 7 लोग इन्हें छुट्टी मिली थी। सूरज, यार हमारा मन नहीं लगेगा तेरे बिना। रात को कंबल कुटाई किसकी करेंगे? दीपक ने शरारती अंदाज में कहा। दीपक मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड था और परेशान भी सबसे ज्यादा मुझे करता था। जब वो परेशान करता था तब मुझे ऐसा लगता जैसे वो दोस्ती के नाम पर बस मजाक उड़ाता है मेरा। मैं बहुत बार उससे हमेशा के लिए झगड़कर दोस्ती से छुट्टी लेने की सोच लेता था। तंग आकर उसकी बात बात पर छेड़ना और बाकी लोगों के साथ मेरी खिल्ली उड़ाना मुझे पसंद नहीं था। लेकिन हर मुसीबत में जब वो मेरा साथ देता था तो मुझे यकीन हो गया कि वो बस मजाक करके सबको हंसाता है, दोस्ती भी तो निभाता है। उस दिन जब 4 आतंकवादियों ने कैंप पर हमला किया तो बाकी सब लड़ते लड़ते वहां से निकलकर दूसरी तरफ भाग चुके थे, लेकिन दीपक तब तक दीवार लांग कर नहीं गया जब तक मैं फंसा हुआ था, जबकि वो ही सबसे फुर्तीला था। उसने पहले मुझे दीवार लंघवाया, उसके बाद खुद लंबी छलांग लगाई। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि दीपक ही मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। कल शाम को हंसते हंसते दीपक ने मुझे विदा किया और खिल्ली उड़ाते हुए कहा, अब तो कुछ दिन अपनी बीवी के पल्लू में बंधे रहना, जिसे परसों मैंने आई लव यू बोला था। सब लोग हैरानी से दीपक की तरफ देखने लगे तो मैंने हंसते हुए सारी बात बताई। मेरे फोन से मैसेज भेजा था, सपना से मेरा झगड़ा हुआ था, मैंने इसे बताया था तो पता नहीं कब इसने ये हरकत कर दी। कमीना है ये, दोस्त नहीं है। सब लोग हंसने लगे। हम गाड़ी से थोड़ी दूर ही गए थे कि दीपक का सैड इमोजी के साथ मैसेज आ गया, आई मिस यू यार। मैंने स्माइली भेजते हुए उसका मजाक उड़ाया क्योंकि मुझे पता था वो यहाँ भी कोई गेम खेलेगा। गाड़ी निकल पड़ी। नेपाल बॉर्डर से होते हुए हिमाचल की तरफ जाना था क्योंकि सब लोगों को छोड़ते हुए जाना था। मैंने गाड़ी के लास्ट वाले सभी बड़ी सीट पर कब्जा किया और पेट के बल लेटकर कोहनी पर सारा भार देते हुए मोबाइल हाथ में ले लिया। सपना को मैसेज करते हुए लिखा, अब तो खुश होगी ना, मैं छुट्टी लेकर आ रहा हूँ, वो भी पूरे महीने की। साथ में मैंने लास्ट सीट पर लेटे हुए एक सेल्फी ली और सपना को सेंड कर दिया। तब भी सपना को यकीन नहीं आया क्योंकि उसके साथ अक्सर मैं ऐसी ठिठोली करता रहता था, पुरानी फोटो भेजकर। उसने तुरंत वीडियो कॉल कर दिया। तब मेरे पास हेडफोन नहीं था तो मैंने फोन काटते हुए
पहले बैग से हेडफोन निकाला और उसके बाद दोबारा कॉल लगाने लगा तो सपना का मैसेज आ गया। मुझे पता है आप आ रहे हो। वीडियो कॉल आ रही थी, लेकिन अब माँ के साथ मार्केट जाने लग गई। शाम को कर लूंगी, टाइम लगेगा तो। नहीं भी किया तो भी कल तो आप आ ही जाओगे। सपना का मैसेज देखने के बाद मैंने कॉल बैक नहीं किया। माँ को कॉल कर लिया। हेलो, प्रणाम माँ। बैठ गया तू गाड़ी में? थोड़ा ध्यान से आना। ठीक है, माँ ने कहा। लेकिन आपको कैसे? मैं कुछ कहता कि माँ दोबारा बोलने लगी। मुझे बहुत दिनों से ऐसा लग रहा था कि तेरे से मुलाकात होने वाली है, और जब बहू ने खुश होकर बताया कि सूरज आ रहा है तो मैं समझ गई कि मेरा उस दिन का सपना जरूर पूरा होगा। 2-4 दिन पहले ही सपने में तू आया था घर। सपने तो मुझे भी आते हैं मम्मी, लेकिन बहुत अजीब अजीब ऐसे सपने कि मैं किसी को बताऊं भी तो कैसे। अजीब तरह से शुरू होते हैं, अजीब तरह से खत्म। मैंने कहा, तू तो बचपन से अजीब सपने देखता है। तेरे सपनों पर तो किताब भी लिखी जा सकती है। अभी वो सब छोड़, तू ये बता कि नाश्ते में क्या करेगा कल सुबह? माँ ने पूछा। ऐसे मत पूछो, आप जो पकाते हो वो स्पेशल होता है। कुछ भी पका लेना, मैं 8 बजे तक पहुंच जाऊंगा। मैंने कहा। माँ ने मार्केट जाना था तो जल्दी फोन काट दिया। रास्तों में नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत आती है, नेट भी नहीं चल रहा था। मैंने मोबाइल में गाने चलाकर सोना ही बेहतर समझा। मेरी एक और खास बात थी जिसके कारण मेरा मजाक भी बनाते थे मेरे दोस्त। वो खास बात ये थी कि मुझे जहां आंखें बंद करके 5 मिनट रह लिया वही नींद आ जाती थी। कभी कुर्सी में, कभी किसी पत्थर में, कभी कभी कैंप के अंदर चटाई बिछाकर ही सो जाता था मैं। इतनी प्यारी नींद थी कि इंतजार करती आंखें मूंदने का। गाना सुनते सुनते ही मुझे गाड़ी में नींद आ गई। उस नींद के बाद का मुझे कुछ याद नहीं। मैं घर चला गया तो मुझे कोई देख नहीं पा रहा था। मैंने घर का शीशा तक इसलिए तोड़ दिया क्योंकि उसमें मेरी परछाई भी नहीं दिख रही थी। सपना ने भी नहीं देखा, ना ही माँ ने। जब सपना ने माँ के फोन पर फोन किया तो मैंने पाया कि मैं तो किसी जंगल में बेसुध पड़ा हूँ। फोन पर फोन आ रहे थे और मैं अपने चारों तरफ जल रहे गाड़ी के पुर्जों और साथियों की लाश को देख रहा था। एक अजीब सा डर मेरे मन में था क्योंकि मुझे अभी पता लगा कि वो शीशे में मेरे नहीं दिखने की वजह क्या थी। सपना ने क्यों मुझे नहीं देखा था? क्यों माँ को मैं महसूस नहीं हो रहा था? मुझे सब मालूम हो चुका था। इस सब का कारण था कि मैं मर चुका था, लेकिन मेरी आत्मा को सिर्फ घर जाने की बेचैनी थी, इसलिए वो शरीर को छोड़कर घर चली गई। अब मैं घुटनों के बल अपने गिरे पड़े मोबाइल की तरफ गया। झाड़ियां इतनी थी कि कोई ठीक से तनकर चल भी नहीं सकता। जैसे ही मैं मोबाइल को पकड़े लगा तो मोबाइल के पास किसी का पैर नजर आया। मैंने पैर को देखते हुए ऊपर की तरफ गर्दन उठाई तो एक लड़खड़ाता हुआ फौजी को अपने सामने पाया, जिसने वो मोबाइल उठाया और आने वाली कॉल को डिस्कनेक्ट करके एक हेल्पलाइन नंबर डायल किया। हेलो, गाड़ी नंबर 136A/2 अमृतसर टू हिमाचल पलट गई है और गाड़ी के सारे जवान मौत के घाट उतर गए हैं। मैं ही बच गया क्योंकि जब गाड़ी पर आतंकवादियों का हमला हुआ था तब मैं गाड़ी में नहीं था। गाड़ी पर इलेक्ट्रिक कारतूस से हमला करके उसका बैलेंस बिगाड़ दिया और पलटते हुए गाड़ी पर गोलियां चलाई गई। मैं बहुत मुश्किल से सभी फौजी भाइयों की लाश तक पहुंचा हूँ। ओके, हम करते हैं कुछ, कहते हुए कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। अरे ये तो रघु है, मैंने खुद से कहा और झाड़ी को हटाते हुए रघु के पास गया। रघु से मैं कुछ कहता कि एक बार
फिर सपना का कॉल आया। रघु ने नाम पढ़ा और कहा, क्या कहूँ मैं सपना भाभी को, कैसे उठाऊं फोन? अरे उठा लेना, प्लीज उठा ले और बोल दे कि सूरज आ रहा है, उसे बोल देना। मैंने कहा ही था कि रघु भी बोल पड़ा, मुझ में नहीं हिम्मत, लेकिन सूरज जाएगा, सूरज घर तो जाएगा, वो भी पूरे शान से। तिरंगा उसका कफन होगा, तिरंगा में लिपट कर सूरज घर पहुंचेगा। उससे पहले पहुंच चुकी होगी उसकी कहानी। जिस तरह उसने इन 8 साल में आतंकियों का जीना हराम किया था, घुसपैठियों को उनके कैंप में घुसकर मारने का खिताब भी तो सूरज को हासिल है। यही नहीं, सूरज ने अकेले 8 आतंकवादियों से लड़कर सुपर हीरो की उपाधि जो हासिल की है, उस दिन को कैसे देश भूल जाएंगी, जब 4 जवानों को शहीद करने वाले आतंकवादियों ने सूरज को किडनैप करके पूरे देश को चुनौती दे दी थी और अपनी शर्त मंजूर करने के लिए धमकियां भी दे रहे थे। सूरज ने ही उस शर्त को न मानने को कहा था, लेकिन सरकार ने अपने जवान के लिए शर्त मंजूर कर ली थी, तो सूरज ने उन सभी आतंकियों के साथ उनकी शर्तों का भी नामो निशान मिटा दिया था। रघु अकेले अकेले आंखों में पानी लिए मेरी तारीफ किए जा रहा था। अरे बस कर मेरे भाई, रो मत, तुम मेरे लिए रोते हो और मुझे फिक्र उस माँ की है जिसने कल शाम को भी ठीक से खाना नहीं खाया होगा, ये सोचकर कि कल सुबह अपने बेटे के साथ खाऊंगी। और मेरी बीवी सपना कितनी बदनसीब है, वो उसे तो प्यार से गले भी मैं साल में सिर्फ एक बार लगाता हूँ। वो भी इंतजार कर रही होगी कि मैं आऊंगा तो पहले ढेर सारी शिकायत करेगी और उसके बाद अपने दिल की बात बताएगी। मैं फिर से उसका हाथ पकड़कर उंगली से उसे घुमाते हुए किसी हिंदी पुराने जमाने के गाने में झूमूंगा, जैसे हर बार झूमते थे। आखिर उसे भी तो गर्व होता है कि उसका पति फौजी है और छुट्टी लेकर आया है, जिसे वो सुबह शाम याद करती है। बहुत सारे अरमानों पर पानी फिर चुका था। मैं भी ठहर गया और रघु भी अभी वही रुका था। उसने फोन तो नहीं उठाया, लेकिन अब वो अपने ही मोबाइल पर फोन करने लगा, क्योंकि उसका मोबाइल खो चुका था। उसे उम्मीद थी कि यही कहीं गिरा होगा। सूरज की शुरुआती किरण अब झाड़ियों से छनते हुए हमारी तरफ आने लगी और झाड़ियों की ओस भी कोहरा बनकर उड़ने लगी। रघु हमारी लाशों के पास ही बैठ गया और इंतजार करने लगा कि उनकी मदद के लिए टीम आए। मैं अब जान चुका था कि मैं मर गया, इसलिए अभी इन झाड़ियों से ज्यादा जरूरी था घर जाकर ये देखना कि कहीं उन तक खबर तो नहीं पहुंच गई। घर गया तो अभी भी वहां कुछ नहीं पता था। वो लोग टेंशन में जरूर थे कि 9:15 बज गए, लेकिन घर नहीं आया और ना ही फोन उठा रहा था। तेरे पास उसके दोस्तों का नंबर होगा, किसी को फोन करके पूछ, माँ ने सपना से कहा। एक ही नंबर है माँ, दीपक का, लेकिन वो साथ नहीं आया। मैंने किया था उसको फोन, सपना ने कहा। एक बार और करके पूछ ले, वो सूरज के अलावा किसी और को फोन करके पूछ लेगा, माँ बोली। माँ की जिद को देखते हुए सपना ने फिर से दीपक को फोन किया। इस बीच दीपक की रघु से बात हो चुकी थी मेरे फोन से, इसलिए दीपक सब जानता था। एक झिझक के साथ दीपक ने फोन उठाया। हेलो भैया, आपकी हुई बात इनसे? सपना ने कहा। दीपक के पास कहने को कोई शब्द नहीं थे। उसने कांपती रोती सी आवाज में कहा, भाभी आप टीवी खोल लो। कहते ही राहुल ने फोन काट दिया। टीवी खोल लो सुनते ही सपना सन्न पड़ गई। एक तरफ दीपक की दर्द भरी आवाज और ऊपर से उसने कुछ बताया भी नहीं। सपना की हिम्मत ही नहीं हुई टीवी खोलने की। फिर भी वो आगे गई
और टीवी खोलते हुए सोफे में बैठ गई। सपना को शांत देखकर माँ की चीख निकल आई। सुबह सुबह शीशे के टूटना पहले ही अपशगुन हुआ था। ऊपर से उसकी दाई आंख सुबह से फड़क रही थी, जिसे वो सिर्फ इसलिए इग्नोर कर रही थी क्योंकि हमेशा अच्छा और पॉजिटिव सोचना चाहिए। टीवी में समाचार कुछ इस प्रकार थे। सुपर हीरो और उसके साथी हुए आतंकवादियों के धोखे का शिकार। कुछ दिन पहले सूरज के दिखाए कारनामे से डरे हुए आतंकवादियों ने रात के अंधेरे का फायदा उठाकर किया पलटवार। देश को फिर से हुआ 6 जवानों को खोने का नुकसान। फिर से भारत माता के 6 पुत्र अब हमेशा के लिए सो गए हैं अपनी मां की गोद में। 6 शहीद जवानों को पूरा देश भावभीनी देगा श्रद्धांजलि। शहीद जवान सूरज की जगह उनकी मां निर्जला देवी को किया जाएगा सम्मानित। समाचार देखते देखते सपना बेहोश हो गई और माँ भी आंखों से आंसू बहाते हुए टीवी पर नजर गड़ाए ना कुछ देख रही थी ना कुछ सुन रही थी, क्योंकि उसने जो सुना था उसके अलावा उसके सुनने लायक कोई बात नहीं थी दुनिया में। समाचार के शौकीन पड़ोसी लोग भी खबर सुनकर हमारे घर आने लगे थे। एक गाड़ी हॉर्न दे देकर लगातार चल रही थी और एक मोबाइल जो बार बार रिंग हो रहा था। बस की सीट के नीचे की तरफ लटका हेडफोन और बैग के ऊपर रखा हुआ सिर, सब बस के स्लो मोशन चलने से उत्पन्न कंपन से कांप रहे थे और पसीने से भरा हुआ सूरज आंखों से आंसू बहा रहा था। फिर अचानक एक तेज ब्रेक से सूरज सीट से नीचे फिसल गया। बेइज्जती के डर से एकदम उठा और देखने लगा कि किसी ने उसे गिरते हुए देखा तो नहीं, वरना फिर से उसकी खिल्ली उड़ाने लगेंगे सब लोग। बस ड्राइवर जागा हुआ था। शुक्र है सब मजे से सो रहे थे। खिड़की से बाहर झांकते हुए उबासी लेकर सूरज झट से बैठ गया। हे प्रभु, ये सुपर हीरो बनने के सपने क्यों इतने तंग करते हैं मुझे। अपने फौजी साथी तो मुझे पेल के रखते हैं, फिर इतने सारे आतंकवादियों को उनके कैंप में जाकर कैसे मारा मैंने, और मैं खुद भी तो मरा। बेकार, आज वाला सपना तो बिल्कुल ही बेकार था। कहते हुए सूरज ने हेडफोन कान में डालते हुए सपना को फोन किया। हेलो, उठ गई या सोई हो अभी? नींद ही किसे आई पता नहीं। जब आपने आना होता है तो नींद कहाँ गायब हो जाती है। सपना ने कहा, अरे लेकिन अभी तो सुबह 5 बज रहे हैं। पूरे 3 घंटे हैं मेरे आने में, और बस की रफ्तार जैसी है उस हिसाब से तो 4 भी लग सकते हैं। सूरज ने कहा, आपके लिए नाश्ता भी तो पकाना है। मम्मी तो सुबह से ही किचन में खटपट करने लगी हैं, शायद कुछ स्पेशल बनाएंगी आज। सपना ने कहा, चलो आराम से बनाओ, मैं भी आराम से आ रहा। और हाँ, घर आकर तुम्हें आज वाला सपना बताऊंगा। आज तो सपना मेरा इतना खतरनाक था कि जब उठा तो पूरी आंख भीग गई थी। सूरज ने कहा, ऐसा भी क्या देख लिया? चलो घर आकर बताना, मैं भी कुछ काम कर लेती हूँ। सपना ने कहा, ओके बाय। सूरज ने कहा और फोन काट के आंख बंद कर ली। बाकी सारे साथी सोए हुए थे। अब सूरज को नींद नहीं आ रही थी। वो उस अजीब सपने के बारे में सोच रहा था। माँ सही कहती है, मेरे सपनों पर बुक लिखी जा सकती है। एक बार फौजी से रिटायर्ड हो जाऊंगा, फिर लिखूंगा अपने सारे सपनों को। कहते हुए सूरज सोने की कोशिश करने लगा। बस के झटके और सफर, साथ में फिर एक नया सपना। सूरज की लाइफ तो नींद और सपनों में ही उलझ गई थी। अभी तक के सपने में वो एक सुपर हीरो था। अगर नींद में देखेगा तो वो हमेशा सुपर हीरो सपने में ही रहेगा। असल जिंदगी में सुपर हीरो बनने के लिए खुली आंखों से सपने देखने पड़ते हैं और मेहनत करनी पड़ती है। खैर, सूरज को मेहनत करना पसंद था, लेकिन सिर्फ सपनों में। इसलिए तो वो बिना मेहनत के जहां आंखें बंद करता
वही सो जाता था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको मिले।